नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारत का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास से संबंधित टॉप 51 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थियरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों भारत का राजनीतिक भूगोल देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश चीन है जो सबसे बड़ा है, दूसरा देश भारत है, इसे याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश रूस है जो सबसे बड़ा है और भारत का स्थान 7वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है, इसे याद रखिएगा। 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और इसे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से राज्य हैं, आप लोग यहां पर देख लीजिए। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक की मदद से आप 8 राज्यों को याद कर सकते हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। यहां पर मित्र में देखिए, मी का मतलब होता है मिजोरम, त्रा का मतलब होता है त्रिपुरा, ठीक है। पर में आप देखेंगे पा का मतलब होता है पश्चिम बंगाल और रा का मतलब होता है राजस्थान। गमछा में आप देखेंगे गा का मतलब होता है गुजरात और मा का मतलब होता है मध्य प्रदेश, छा का मतलब होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां पर झार लिखा है, झार का मतलब झारखंड। तो इस ट्रिक से आप 8 राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का त्रिपुरा राज्य दोस्तों 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों की बात करें तो पहला स्थान है राजस्थान का, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, इनको याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं, इसे अब देखते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं या 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है निम्न में से कौन 7 बहनों से संबंधित राज्य है या 7 सिस्टर्स से संबंधित राज्य है। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, आ मेम मीनात्री। आ मेम मीनात्री से आप भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उन्हें आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से आप कैसे याद करेंगे, देखिए 2 आ है। आ का मतलब, पहले आ का मतलब अरुणाचल प्रदेश, दूसरे आ का मतलब असम, ठीक है। मेम में देखेंगे मे का मतलब मेघालय और दूसरे मा का मतलब मणिपुर। मीनात्री में मी का मतलब मिजोरम और ना का मतलब नागालैंड और त्रि का मतलब त्रिपुरा। तो ये कुल 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके लिए छोटा सा ट्रिक है, आ मेम मीनात्री, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के राज्यों में से
आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, इसको याद रखिएगा। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। और भारत की असली सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ध्यान से देखते चलिए, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, कौन कौन से हैं इन्हें आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। पहला है दोस्तों गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक है, भारत के 9 राज्य हैं ये जो समुद्र के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे डंकन पास दोस्तों दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीव गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका को पाक जलसंधि अलग करती है। पूछा जाता है भारत और श्रीलंका को कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो पाक जलसंधि अलग करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैक-मोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा द्वारा सीमांकित की गई है। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, इसे याद रखिएगा। और लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है, इसे याद रखिएगा। और राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में अवस्थित है। कहां पर, पाक जलडमरू मध्य में अवस्थित है राम सेतु। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, इसे याद रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। पूछा जाता है भारत को म्यांमार से कौन अलग करती है, तो पटकाई की पहाड़ियां। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पूर्वतम बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। पूछा जाता है बैरन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो भारत के अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। और सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से संबंधित प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 9 राज्यों से मिलती है। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो इसका जवाब है 9 राज्यों से मिलती है। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। भारत का भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है, ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। और गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पूछा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। और मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। और पणजी ये गोवा की राजधानी है। अब यहां से दोस्तों जलवायु तथा मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। देखिए दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है, इसको याद रखिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और शीतकाल में मानसून
मानसून प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है, याद रखिएगा। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राजस्थान राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर और नवंबर महीने में कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है, इसको याद रखिएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। पूछा जाता है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। अगला है दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते हुए चलिए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से दोस्तों टाइम जोन के बारे में देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सभी तथ्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां से दोस्तों जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र वाले भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं सिक्किम है। इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये सभी सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मेघालय, ये सभी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये सभी न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है केरल, जो कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। दूसरा है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है बिहार, बिहार की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत केरल राज्य में है, इसे याद रखिएगा, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत केरल में है, याद रखिएगा, और न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है, याद रखिएगा। जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? 10 वर्ष में एक बार की जाती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम राज्य है। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.5% है। आगे बढ़ते हैं, लिंगानुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2% है और मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। पूछा जाता है कि इस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की अनुमानित आबादी 10 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 20 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 ईस्वी का वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, इसे याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में अपनाया था और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 37 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान मिजोरम का है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से टॉप 51 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 5 घंटे 30 मिनट। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा दोस्तों उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से गुजरती है। देखिए, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताया गया था, मित्र पर गमछा झार। इससे आप याद कर सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां से दोस्तों कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, झारखंड। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल इंदिरा पॉइंट है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अंडमान एवं निकोबार। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं,
दीव एक द्वीप है, किसके तट पर स्थित द्वीप है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, दीव गुजरात के तट पर स्थित एक द्वीप है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पाक जलसंधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि पाक जलसंधि है, सी ऑप्शन आपका राइट है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा सीमांकित की गई है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, प्रवाल उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहां पर स्थित है आपको यह बताना है, आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पाक जलडमरू मध्य। राम सेतु दोस्तों पाक जलडमरू मध्य में स्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, म्यांमार। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है,
इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों ये 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, 7 बहनों के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पहला आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर, मणिपुर के बाद है दोस्तों मिजोरम, उसके बाद नागालैंड और उसके बाद त्रिपुरा। ये सभी राज्य दोस्तों 7 बहनों के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए एक ट्रिक बताया गया था, अ मेम मीनात्री, इससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 9। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 9 राज्यों से मिलती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन कावेरी। शिव समुद्रम कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहां से नहीं गुजरती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय का यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय मानक समय दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट भारत और किसके बीच है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। मिजोरम राज्य की राजधानी है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन आइजोल। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पणजी किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन गोवा। पणजी दोस्तों गोवा राज्य की राजधानी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, किसके कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन मौसिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लेह। लेह स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? आपको यह बताना है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन अरबी। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 10 वर्ष। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सिक्किम। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, लिंगानुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या से किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 का वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।